हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बेस्ट। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है जनवरी और फरवरी 2025 की जो स्टूडेंट्स जनरल आई, उसके अंदर सीए इंस्टीट्यूट ने 2 केस स्टडीज दी आईबीएस के ऊपर, पेपर 6 सीए फाइनल आईबीएस के ऊपर। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं केस स्टडीज को डील किया जाए, लेकिन एज यूजुअल आप जानते हैं, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ कॉस्टिंग एंड एसएम एट इंटरमीडिएट लेवल, और फाइनल पे एससीपीएम डील करता हूं। वो जो एक्सटेंशन होती है ना, दोनों का मिलाकर ही तो बनता है एससीपीएम। कॉस्टिंग इधर से आ जाता है, इधर से एसएम आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सिर्फ एससीपीएम पोर्शन ही डील करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेकार में कुछ भी गलत बोलने से अच्छा ना बोलो, बेस्ट है ना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देयर आर 2 केस स्टडीज, दोनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन बड़ी प्यारी केस स्टडीज है और बहुत अच्छी केस स्टडीज है। पेट्रोनेट वगैरह के ऊपर है। पेट्रोनेट आपको शायद पता हो, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके ऊपर है, लेकिन नाम वगैरह थोड़ा बदला हुआ है, उसी टाइप का कह सकता हूं। तो मैं शुरू जो कर रहा हूं, मैं जनवरी की स्टूडेंट जनरल से कर रहा हूं। इसके अंदर उन्होंने केस स्टडी दी थी, मगर इन्होंने साफ लिख दिया था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है केस स्टडी के, वो कब आएंगे? फरवरी में। तो आपकी केस स्टडी तो जनवरी में है, लेकिन क्वेश्चन कब है? फरवरी की स्टूडेंट जनरल में। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। और केस स्टडी से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो आप जब जनरल है, स्टूडेंट्स जनरल, आप जब इसको रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा काफी लंबी चौड़ी कथा लिखी हुई है। ये कथा नहीं है एक्चुअली, इसलिए ये दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि इंडस्ट्री किस तरीके से है, इंडस्ट्री में क्या सप्लाई चेन है, इंडस्ट्री की क्या वैल्यू चेन है, मतलब कहां से कौन सप्लायर है, कहां पे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज समझाई है। यहां तक आपको एक एक एक्टिविटी के बारे में समझाने के बाद यह भी बताया है कि कौन सी आपकी अमोनिया क्या होता है, आपकी नेचुरल गैस क्या होता है, किस तरीके की नेचुरल गैस ये लोग यूज करते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मैकेंजी 7x का जो इन्होंने चार्ट वगैरह बना के समझाया पूरा, वो सारा सिर्फ इसलिए है कि आपको ये बात समझ में आए कि आखिरकार ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, इस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन कैसी है, हर एक्टिविटी की क्या वैल्यू है। ये सारी चीज समझाने के लिए ही इन्होंने इनिशियल के कुछ पेजेस लिए हैं, इंक्लूडिंग ये वाला पेज नंबर कौन सा है मैं बता दे रहा है, पेज नंबर एज पर स्टूडेंट जनरल, पेज नंबर 11। इस पेज पे भी अगर आप नोटिस करें, सिर्फ ये बताया है कि केस स्टडी 1 क्या बता रही है, केस स्टडी 2 क्या बता रही है। तो समझने के लिए मैं सिर्फ आपको यहां से थोड़ा सा पढ़वा देता हूं, केस स्टडी 1 से ये वाली पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट से पढ़वा। कहता है इन केस स्टडी 1 दक्षिण फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेम लिमिटेड, दोनों की बात की, मतलब डीएफपीएल, नाम इसका पूरा क्या हो गया, पूरा मिला के क्या हो गया, ये अलग अलग नहीं है, एक है डीएफपीएल। इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाया इन केस स्टडी 1, क्या कि प्रोड्यूस करेंगे अमोनिया खुद अपने आप डोमेस्टिकली, मतलब बाहर से नहीं। इलौर में जगह है उनके पास, वहां से पहले मिडल ईस्ट से मंगवा रहे थे। जब आप पढ़ेंगे केस स्टडी आपको पता चल जाएगा। अब उन्होंने कहा हम लोग कहां पे प्रोड्यूस करेंगे, इलौर में इन हाउस, और वहां पे हमारे पास पाइप्ड है सब कुछ, तो वहां से ही हमारे पास गैस आ जाएगी, गैस नहीं अमोनिया आ जाएगा। कहता है दिस डिसीजन वाज एम्ड एट मिटिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड वॉलेटिलिटी इन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस वगैरह चेंज होते रहते हैं, फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो उन्होंने कहा कि यार उस चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने सोचा सारा इन हाउस करेंगे। दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? आपने कहा कि सर, जैसे आपने हल्दीराम का एग्जांपल है, हल्दीराम अगर दूध भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दे अमूल से दूध लेने के बजाय, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, सप्लायर का काम भी खुद कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे हमने क्या किया, अमोनिया खुद ही बनाना शुरू कर दिया, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना। कहता है फॉर बेटर रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंश्योरिंग सीमलेस प्रोडक्शन ऑफ इट्स कोर प्रोडक्ट्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीमलेस प्रोडक्शन होगा। इस चक्कर में हमने ये किया। ये केस स्टडी 1 है। अब इसी से लिंक्ड केस स्टडी 2 है। काफी लंबी केस स्टडी बनी। क्यों केस स्टडी लंबी बनी? जो ऑथर है मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की होगी, मेहनत की होगी,
तो क्योंकि मेहनत की होगी तो उन्होंने चाहा होगा सारा इनपुट्स इसमें प्लेस कर सकें। तो जब इंसान इस तरीके से मेहनत करता है, इनपुट्स डालता है, तो ऑब्वियसली लंबा हो जाता है, तो उन्होंने उसको 2 केस स्टडीज में डिवाइड कर दिया, लेकिन आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए अच्छा हो गया। अब कैसा किया सेकंड केस स्टडी, कहता है देखिए सिमिलरली इन केस स्टडी 2, अब केस स्टडी 2 किसके लिए है, क्रॉप यील्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए। इन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर किया एक जर्मनी की कंपनी के साथ, गोपालपुर में उन्होंने अपने प्लांट लगाने के लिए। अब क्या किया, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन दिस केस वाज टू गेन कॉस्ट एफिशिएंसी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उन्होंने कहा खूब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप कॉस्ट काफी लो हो जाएगी। बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स ऑन लार्ज स्केल, और इसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइजर्स। अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट it was decided that setting up the plant in the same region as its supplier GIL Gopalpur would ensure an adequate supply of natural gas, a critical raw material. उन्होंने कहा कि देखो सप्लाई चेन का पार्ट अगर हम इसको बनाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा। अब हमने क्या कहा, कैसे है ध्यान से सुनना। एक है GIL, GIL क्या है, इसी रीजन में सप्लाई करती है। हमने सोचा नेचुरल गैस इससे ले लेंगे, और हमने हमारी ही एक ऑर्गेनाइजेशन DFPL की ऑर्गेनाइजेशन हमने एस्टेब्लिश की, एक नई CYPL, किसके साथ, जर्मनी की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके। और हमने क्या किया, हमने अपना जो क्रॉप यूनिट है उसका फर्टिलाइजर यूनिट है वो हमने गोपालपुर पे एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि वहां पे एक सप्लायर था, बहुत बड़ा सप्लायर था गैस प्रोवाइड करने का, जैसे IGL वगैरह वैसे इसने GIL कर दिया, वो हमें डायरेक्टली दे सकता है। बाकी कहानी तो अब हम केस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए गए हैं SCPM के। ठीक है, अब मैं आपको पढ़वाने जरूर जा रहा हूं, लेकिन देखो केस स्टडी 1 पे आ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं IBS में। देखो दोस्तों, IBS में अगर अच्छा स्कोर करना है तो पहले 5 पेपर तो आप जब दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, दिल से दीजिए, कोशिश करिए बोथ ग्रुप एक साथ दीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे IBS के टाइम पे। और जब आपका IBS का पेपर आए तो उस समय पहले 5 पेपर का मत पढ़िए, डू नॉट रीड अबाउट फर्स्ट 5 पेपर्स। रीजन, अभी तो पढ़ के चुके थे, अब कोई ब्रह्म ज्ञान तो मिल नहीं जाएगा। What you need to do is you need to study SCPM and law in that particular time period gap, जो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है for IBS, ताकि आपको अगर SCPM पोर्शन अच्छा आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा आप कर सकते हैं परफॉर्म। नहीं तो क्या होगा, वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आते होंगे, पढ़ोगे क्या, करोगे क्या, गड़बड़ हो जाती। और पॉइंट ये है, देखो इस सब्जेक्ट का नाम IBS नहीं है, इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो SM मेजर पोर्शन है इसमें विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो SM मेजर पोर्शन है। सब्जेक्ट का नाम एक्चुअली ये है ना। तो आपने कहा ठीक है सर हम वैसा ही करेंगे, अब जल्दी से केस स्टडी 1 पे आइए। तो मैं केस स्टडी पूरी नहीं पढ़वाऊंगा, मैंने कुछ बातें अंडरलाइन कर रखी हैं, मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। आपको पूरी केस स्टडी खुद पढ़नी होगी, है ना। और उन बातों के बेस पे हम लोग फिर क्या करेंगे, केस स्टडीज को, इन केस स्टडी को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ये केस स्टडी मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, मैं ब्रीफ दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, दोनों केस स्टडी का मैं क्या करूंगा, ब्रीफ दूंगा। देखिए यहां पे आपको बताया है DFPL जो है वो इंडस्ट्रियल केमिकल, क्रॉप न्यूट्रिशन और माइनिंग केमिकल 3 चीजें प्रोड्यूस करता है। आपको यह बताया है कि DFPL का मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहां पे है, इलौर में है। और आपको यह भी पता है कि इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, यहां पे। इसके साथ एडिशनल प्लांट एक दहेज पे है गुजरात में, हिसार में हरियाणा में, और ब्रह्मपुर। साथ में नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा था हिसार हरियाणा में और ब्रह्मपुर पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट नहीं है। दहेज पे बड़ा प्लांट है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहता है इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार देखो, ऑल्दो हमारा इंपोर्ट का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी खासी है इसलिए हम कमा रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अदरवाइज इनपुट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हमें मजबूरन आउटपुट के भी प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं।
आपसे कहता है अमोनिया एक कंस्ट्रेंट नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए परचेस करना मिडल ईस्ट से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यार प्राइसेस बड़े वेरी करते हैं, 150 यूएस डॉलर से 750 यूएस डॉलर पर मेट्रिक टन के हिसाब से अगर हम मिडल ईस्ट से खरीदते हैं। आपसे कहता है कि देखिए इसके बाद जब वो वहां पे आता है तो कोची पोर्ट पे उतरता है, कोची पोर्ट से इलौर में आने पे वैसे ही आफतें हमारी ट्रक वगैरह लगाने पड़ते हैं, काफी दिक्कत हो जाती है अमोनिया यहां पे लाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी इस कंपनी के आप कहेंगे फाउंडर मिस्टर रवि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रपोज किया कि मैं एक काम करता हूं, मैं प्रपोज करता हूं कि मैं अपने यहां ही अमोनिया का प्लांट लगा लूं इलौर के अंदर ही, और होगा क्या, मेरी खुद की पाइपलाइन है तो उससे पाइप्ड अमोनिया नए प्लांट में आ जाएगा विद इन हाउस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में पहले से पाइपलाइन पड़ी हुई है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। यहां उसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन के टाइम पे काम में आएगी। एबीसी लिख देता हूं मैं, एबीसी ईएमए के साथ, ठीक है, ये तब काम में आएगी। अच्छा, यहां से चालू है रदर, यहां से, ठीक है। क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट बिजनेस के जो हेड है मिस्टर पंचाल, उन्होंने पूरी कहानी लिखी हुई है, वो अभी पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपसे कहता है कि देखो, हां, अब मुझे क्या है, ट्रिपल बॉटम लाइन, आपने चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा था ट्रिपल बॉटम लाइन एससीपीएम, आपने कहा हां सर, पीपल याद है, प्लानेट नहीं याद, 3 पीस याद करो। तो आपने कहा कि सर पीपल प्लानेट प्रॉफिट 3 पी होते हैं ना, तो आपने कहा कि सर उन 3 पीस के लिए हम कैसे इसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसने क्या कहा, ये पैराग्राफ उसके बारे में बता रहा है। कहता है कि देखो, हमने ड्यू डिलिजेंस कराया और पाया कि कुछ वेंडर्स, 2 वेंडर्स ऐसे थे जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे और वेजेस वगैरह पे नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया, उनके साथ हमने नाता तोड़ लिया और ऑल्टरनेटिव वेंडर्स ऑन बोर्ड कर लिए। पहली चीज इसमें ये लिखी है। दूसरी चीज आपने कहा कि सर हमने क्या किया, ट्रिपल बॉटम लाइन, यहां लिखा है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्ट के लिए हमने क्या किया, हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं वो अराउंड 40% तक की हमने उसकी टर्नओवर बढ़ा दी, पहले जबकि वो 15 से 20% हुआ करते थे। ठीक है, इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स। अच्छा, आगे इसके बाद इन्होंने काफी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस प्लांट में कितना क्या है, कितने का टर्नओवर वगैरह। हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है मिस्त्री जी, जो कि एनवायरमेंट से काफी ईएसजी वगैरह के ऊपर उन्होंने एडवोकेट करते हैं, तो वो भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस में यूज का नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद यहां पे एमडी ने सलिल को एक लेटर लिखा, एमडी मिस्टर वेंकटेश रवि ने क्या लेटर में लिखा है सुनिएगा। लेटर में लिखा कि हमारा एक क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट है ब्रह्मपुर में, एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इतना पोर्शन करा के फर्स्ट केस स्टडी खत्म कर देता हूं। ये लेटर क्योंकि सेकंड केस स्टडी के काम में आएगा, ठीक है ना, वो आपको सेकंड केस स्टडी के काम में आएगा, तो फर्स्ट केस स्टडी मैं यहां पे फिनिश कर देता हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। आ जाते हैं फरवरी की जनरल पे, जल्दी से आइए। इन्होंने इसके बाद फरवरी में क्या किया, पूरा सिनॉप्सिस दे दिया पूरी कहानी का, वैसे ऐसे पेपर में नहीं आएगा लेकिन इन्होंने दे दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस हो। अब जल्दी से फरवरी की केस स्टडी पे आइए।
क्वेश्चन नंबर बताता हूं आपको, 1.3 पेज 10 पे है, जनरल के पेज 10 पे पढ़े। कहता है क्या, सेटिंग अप एन Setting up an in-house ammonia manufacturing plant will provide which of the following advantages to DFPL? कौन कौन सी एडवांटेजेस इसमें मिलेंगी DFPL को जब हम अमोनिया का प्लांट अपने यहां लगा लेंगे? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी? ऐसा कुछ नहीं बोला था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारी नहीं होगी। आपने कहा फिर क्या हमारे को हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मिलेगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल इंटीग्रेशन था, याद करो ये वर्टिकल था क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, कॉम्पिटिटर के साथ नहीं चल रहे, हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिटर के साथ होता है। आपने कहा कि सर सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग अ क्रिटिकल रॉ मटेरियल लाइक अमोनिया बिल्ड्स रेजिलियंस विद इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ DFPL। यस, इसमें हमारे को परेशानी हो रही थी, कभी प्राइस का वेरिएशन था, कभी इंपोर्ट प्रॉब्लम्स हो सकती थी, उसको बचने के लिए किया था। दूसरा, कॉस्ट लीडरशिप आएगी क्योंकि आपका इतना बड़ा अमोनिया का प्लांट किसी के पास नहीं था पूरी कंट्री में, तो हमारे को डेफिनेटली ऑपरेशनल कॉस्ट में और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में काफी हमारी सेविंग होगी। तो ये दो आंसर इसके हैं, ये हो गया आपका थर्ड, मतलब इसका ये आंसर कौन सा बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 1.4 क्वेश्चन नंबर पे आए, जल्दी से आइए 1.4 पे। कहता है वाइल इंप्लीमेंटिंग द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशंस दैट मिस्टर पंचाल वांट्स टू ट्रैक इन ऑर्डर टू डेवलप द KPI रिपोर्ट, which of the following are potential hurdles that he faces while carrying out this exercise? आपसे कहता है इसमें से कौन सी हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगी जब हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज ट्रिपल बॉटम लाइन वगैरह सब कर रहे थे ना, नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशंस ले रहे थे, तो आपने कहा कि यार देखो, पहला, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन गैदरिंग दिस इंफॉर्मेशन शुड बी वाइबल एंड आपने कहा कि सर फीजिबल। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर ये वाइबल और फीजिबल नहीं है, ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, तो हमारे को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहला हो गया, नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशंस कैन एट टाइम्स हैव सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक देम डिफिकल्ट टू मेजर। ये बात भी सच्ची है, नॉन फाइनेंशियल कई बार आसानी से नहीं हो पाता। मतलब इसके लिए आपको, मैं सच बताऊं, अगर केस स्टडी ना भी पढ़ो तो भी समझ में आ जाएगा, ये तो बेसिक सी बात है। और थर्ड देखते हैं, थर्ड और फोर्थ कहता है इम्प्रॉपर चॉइसेस ऑफ मेजर्स कैन लीड द मैनेजमेंट टू फोकस अटेंशन ऑन रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। नेचुरल सी बात है, अगर आपने मेजर्स गलत चूज कर लिए तो ऑब्जेक्टिव भी गलत चूज कर लोगे, तो प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए। डिसीजंस बेस्ड ऑन non-financial measures can only help in short term, as in long term it is financial considerations like profitability that matters the most। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में भी नॉन फाइनेंशियल मेजर्स काम करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम, मैं दिल्ली में पढ़ा हूं या चेन्नई में, अब मान लो चेन्नई में मेरे पास ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं तो भी मैं दिल्ली में पढ़ाऊंगा कि मेरी फैमिली दिल्ली में है। मैं पैसे के लिए वहां नहीं जाऊंगा, चाहे 10 साल की बात सोचे चाहे 20 साल की, मैं यहीं पे रहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी यहीं पे रहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी यहीं पे रहूंगा। ठीक है। 1.5 with respect to the activities submitted by Mr. Panchal regarding the crop nutrition unit, identify the classification of each activity with their respective categories in triple bottom line report। कहता है मैच दी फॉलोइंग है, सीधी बात, ट्रिपल बॉटम लाइन के लिए। देखिए, ड्यू डिलिजेंस किया आपने वेंडर का, ये चेक करने के लिए कि वो एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं, ये तो पीपल से कनेक्टेड है। तो आपने कहा हाँ ये तो सर पीपल से कनेक्टेड है। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस एमिशन ऑफ अमोनिया
नेग्लिजिबल लेवल्स मच बिलो द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको शायद पता हो अमोनिया हमारी अर्थ के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, सबके लिए बेकार है। मतलब सोसाइटी एट लार्ज पे आपने का इंपैक्ट जरूर डालता है, लेकिन उससे अर्थ बेकार हो जाती है। ठीक है, तो अमोनिया से बचना चाहिए, तो उसका अमोनिया का एमिशन सबसे कम करना चाहिए, हमारा प्लानेट बचेगा, उसी के बाद तो हम बचेंगे। तो आपने कहा ठीक बात है सर। अगला, इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स टू टोटल टर्नओवर ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट। आपने कहा हाँ सर, ये प्रॉफिट से लिंक कर रहा है कि यार देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का है, कितना नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली से है, तो ये प्रॉफिट से लिंक है, तो तीनों का लिंक हो गया। अब नेचुरल सी बात है, फोर्थ क्या आना चाहिए, नॉन रेलेवेंट, बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। फोर्थ, इंप्रूविंग द इंटरनल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स, टू इंक्लूड एक्सटर्नल मार्केट कंसिडरेशंस लाइक न्यू इनोवेशन, ब्रांड इक्विटी एंड कॉम्पिटिटर्स मूवमेंट। देखो हमारे को ये चीज ट्रिपल बॉटम लाइन में नहीं आती। ट्रिपल बॉटम लाइन से तीन चीज पे डिपेंड करती है, पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट। इसके बाद हम आए, नेक्स्ट है केस स्टडी ये क्वेश्चन नंबर 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10 जो है, इसके लिए मैंने आपको बताया था मुझे लेके चलने पड़ेगा कुछ डेटा को। डेटा कहां से उठाया था हमने, डेटा हमने उठाया था, रुक जाइए, यहां पे ये रहा डेटा, पेज 13 उठाइए, खोलिए, जनवरी की स्टूडेंट जनरल। फिर से बोल रहा हूं, पेज 13 स्टूडेंट जनरल ऑफ जनवरी। इसको करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप घर जाके, घर पे मतलब क्वेश्चन 8 पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 4-63। आपका पेज 4-63 पे आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्यों, ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा चेंज होके हमारे सामने आया हुआ है। आपकी एससीपीएम में पेज 4-63 पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। अब आपने कहा किस तरीके से है सर, मैंने कहा बताइए। ये क्वेश्चन 8 तो मैं अब नहीं करा रहा, क्वेश्चन 8 आप देखिएगा खुद, मैं ये करा रहा हूं, मैंने आपको करा ही रखा है क्लास में भी। आपने कहा ठीक बात है सर, जब क्लास ली थी आपसे तो देख लिया था, जिसने क्लास नहीं ली खुद करेगा, समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आपसे कहता है मिस्टर पंचाल, हेड ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस, बिगेन एनालाइजिंग हिज यूनिट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डेटा, फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। मिस्टर पंचाल ने सोचना शुरू किया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। अब कैसे है, क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, हम 2 तरीके के फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, प्राइस्ड एट 560 एंड 800 रुपी पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। कितने का बेचते हैं, 560 और 800 रुपीज के हिसाब से आप सेल करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बोथ प्रोडक्ट्स पास थ्रू 3 कॉस्ट सेंटर्स, C1, CC1, CC2, CC3। आपसे कहता है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन ने बोला। आप क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, कहता है यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन मेथोडोलॉजी, ठीक है, कैलकुलेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर केजी ऑफ ईच ग्रेड एज ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पर केजी। फरवरी एडिशन में जो क्वेश्चन 1.10 है वो क्या बोल रहा है, पहला क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, और दूसरे में क्या करना है, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी, कैलकुलेट product profitability per kg for each grade as also profitability percentage of selling price per kg। क्लियर हुआ। अब आपने कहा कि अच्छा ये 2 है, हाँ मैंने कहा ये 2 है, दोनों को लेके चलना है। अब 2 अलग मेथड है, सेकंड मेथड ईएमए बेस है जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगानी है, और दूसरा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगानी है। अब इसके बाद एनालाइज करना है इसकी डेटा को,
जहां पे ओरिजिनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथोलॉजी में अंतर को समझना है, और लास्ट जस्टिफाई करना है कि क्या अगर मिस्टर पंचाल का ओपिनियन है दैट हमें इंसिनरेटर की कॉस्ट एलोकेशन को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का इंपैक्ट अलग होगा, हर प्रोडक्ट का इंपैक्ट अलग होगा एनवायरमेंट पे, क्या वो सही है या नहीं। पहले तो इंसिनरेटर क्या है अब पढ़ते हैं इसके बारे में। हमें दो तरीके के फर्टिलाइजर बनाने हैं, उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा, लेबर वगैरह लगेगी, ओवरहेड लगेगा। ओवरहेड को ट्रेडिशनली बांट देंगे, पहले पार्ट के हिसाब से, ओरिजिनल के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, जैसे वो कहता है इस क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे इंसिनरेटर, तो देखो होता है केमिकल वगैरह होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना क्या किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2002 की बात है यार, ऐसी कुछ बात है, कोबाल्ट नाम का एक केमिकल गलती से कबाड़ी वालों को, मायापुरी वालों को बेच दिया। अब उसके अंदर क्या होता है, लोगों ने उसको खोला, कोबाल्ट को तो नहीं तो डिस्ट्रॉय करना नहीं आता था उसको, उसके चक्कर में गैस जो भी होता है उसकी रेडिएशन वगैरह निकली और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत कबाड़ी वाले मर गए, स्क्रैप डीलर्स। तो हम लोग प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं कई चीजों को, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भट्टी कह लीजिए, उसको कहते हैं इंसिनरेटर। अब आप ये कह रहे हैं कि यहां पे उसके बारे में भी डिस्कस है, अदर ओवरहेड के बारे में भी डिस्कस है। तो जो मिस्टर पंचाल है वो कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल, क्योंकि वो एग्जैक्ट लेके चल रहा है, तो उस पर हमें जस्टिफाई करना है उनके ओपिनियन। अब देखिए ट्रेडिशनली क्या हुआ, हमारी मटेरियल की कॉस्ट लगी 600, कैसे लगी 180 और 240 और 180 तीनों पे लग गई, 180, 240 एंड 180। तो हमने क्या किया, जब हमने इसका आंसर निकालना शुरू किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले कराया हुआ है इसलिए मैं यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए 180, 240, 180, हमने क्या किया, मटेरियल की कॉस्ट यहां लिख ली, क्या क्या 180, 240, 180, ठीक है। लेबर की कॉस्ट क्या 400 पर किलोग्राम जो है वो कैसे एलोकेट है, CC1 पे 160, 120, 160, 120, 120, 160, 120, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब आपने कहा कि सर कैसे एलोकेट करना है, कॉस्ट एलोकेशन किस तरीके से है, ग्रेड ए और ग्रेड बी पे, वो कैसे है, देखिए वो कॉस्ट सेंटर बेस पे चेंज हो रहा है। CC1 में जो भी उसकी कॉस्ट आती है उसका 30% वो ग्रेड ए पे डाल देते हैं खर्चा, और 70% हम किस पे डाल देते हैं, ग्रेड बी पे। तो आपने क्या कहा यहां पे, ये कितना है 30%, 70%, चेक कर लो दोनों का। 180 का 30% कितना आएगा 54, 180 का 70% कितना आएगा 126। आपने का 120 का 30% क्या आएगा 36, और 120 का 70% क्या आएगा 84। ऐसे ही इसने कहा CC2 में दोनों में इक्वली होता है 50% ईच, तो यहां पे भी 50%, देखो 120, 120, 80, 80, और CC3 के अंदर क्या है 30% ग्रेड है, 30% ग्रेड भी, जैसे CC1 में था 30%, 70%, ये 30%, 70%, यहां था 50%, 50%। तो अब आपने कहा कि अच्छा मेरे को ग्रेड ए का खर्चा निकालना होगा तो कैसे पता चलेगा, मैंने कहा देखो ग्रेड ए का खर्चा कैसे निकालूंगा, 54 प्लस 120 प्लस 54, इससे मेरे पास निकल के आ गया ये 228, मेरे पास मटेरियल का खर्चा ग्रेड ए पे आ गया। ऐसे ही ग्रेड बी पे अगर सोचे तो कैसे आएगा, आपने कहा बड़ा आसान है, 126, 120, 126, इसका टोटल अगर करेंगे तो मेरे पास ग्रेड बी का मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके से क्या फायदा हुआ, मैंने ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों का मटेरियल का खर्चा और लेबर बिल्कुल सेम, मटेरियल जैसे मटेरियल में किया वैसे लेबर, उससे मेरे को पता चल गया मेरे पास ये खर्चा हमने डाला है, ये मेरी कॉस्ट आएगी। और मेरे को ये पता था 560 का बिकेगा ए और 800 का बिकेगा बी, तो मटेरियल ये हो गया, लेबर ये हो गया, यहां तक खत्म, ठीक है।
इसके बाद क्या कहता है, एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 300 पर किलोग्राम कंसीडर्ड ओवरहेड आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ग्रेड ए एंड बी। कहता है 300 का खर्चा और है इसके पार्ट, वो कैसे बटेगा, 50% इक्वली डिवाइड कर देंगे और हम लोग इस तरीके से प्रॉफिट निकाल लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं। अब क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिर्फ क्या इंपैक्ट अलग होता है, ओवरहेड का, ना मटेरियल ना लेबर। तो सिर्फ हमें अब क्या सोचना है, ओवरहेड में अंतर सोचना है। मटेरियल लेबर तो ये निकाला था 228 372 वही रहेगा, बस अब हमें क्या सोचना है, ओवरहेड। तो ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन और एक्टिविटी कॉस्टिंग अंडर ईएमए में यही अंतर है, ठीक है। अब आपने कहा ये कैसे होगा, देखिए कहता है रिसेंटली मिस्टर पंचाल एनकाउंटर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ईएमए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट उन्हें पता चला, एंड रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू प्राइसिंग। उन्होंने कहा क्यों ना मैं एनवायरमेंटल की कॉस्ट को भी दिमाग में लेके चलूं जब हम प्राइस कर रहे हैं। तो गिवन द oligopolistic nature of Indian fertilizer market, he saw that this as a strategic advantage। उन्होंने पाया कि ये बहुत फायदे वाला सौदा है, स्ट्रेटेजिकली फायदा हो जाएगा। His further analysis revealed that overhead of rupees 300 per kilogram include incinerator cost of 180 per kilogram necessary for disposing of solid waste generated during production। उसने कहा ये जो आखिर में 300 रुपए आया था ना, लास्ट में ये जो 300 रुपए आया था यहां पे ओवरहेड का, इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से लगा के चलेंगे क्योंकि हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, डेप्थ में देखते हैं। डेप्थ में कैसे, 180 क्या है, अब आपने कहा इंसिनरेटर की है, रिमेनिंग रह गई 120। कहता है अच्छा अब वो इंसिनरेटर को कैसे कह रहा है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी हैव डिफरेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। ग्रेड ए प्रोड्यूसेस 6 टन ऑफ वेस्ट, जो कि किस तरीके से 2 टन C31 में, 3 टन CC2 में और 1 टन CC3 में। While grade B generate 9 टन, 2 टन CC1 में, 2 टन CC2 में और 5 टन CC3 में। इस तरीके से कितना कितना किस किस के ऊपर कौन कौन से कॉस्ट सेंटर पे किस किस ग्रेड के फर्टिलाइजर पे आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट आया है ये लिख दिया, मतलब कितना कितना इंसिनरेटर कितने कितने किलो किस किस कॉस्ट सेंटर पे चला है। फिर कहता है देखो, Mr. Panchal believes that it will be appropriate to adjust incinerator cost allocation to better reflect each product's environmental impact। उसने कहा हमें इंसिनरेटर की कॉस्ट को देख लेना चाहिए ताकि हमारा एनवायरमेंटल का इंपैक्ट सही पता चल सके। While the remaining overhead of 120 per kilogram will continue to be equally shared between grade A and grade B। तो उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, यहां आप 300 बांट रहे थे ना बराबर, इक्वली कितना बांट रहे थे, 300 को बांट रहे थे, 300 को नहीं बांटेंगे, कितना बांटेंगे, 120 को। मतलब मटेरियल और लेबर तो सेम है, ओवरहेड की कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ओवरहेड किस तरीके से चलेगा देखिए समझाता हूं। आपने कहा किस तरीके से चलेगा ओवरहेड, मैंने कहा समझाता हूं, देखिएगा यहां पे देखिए, मुझे उसने वेस्ट बता दिए कि 231 222 225, ये लिखा ना 231 225, 6 किलो 9 किलो, ये वेस्ट आ गया मेरे पास। ग्रेड ए का 6 किलो, ग्रेड बी का 9 किलो। इंसिनरेटर की कॉस्ट 120 और अदर ओवरहेड कितना है, 180 इंसिनरेटर, अदर 120। अब आप चाहें तो पेपर के लिए फास्ट कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। 180 को तो इस रेशियो में बांट देंगे 6:9 में, और 120 को इक्वली ग्रेड ए और ग्रेड बी में। मतलब 180 को टोटल डिवाइड करो 15 से, आपने का डिवाइड करेंगे 15 से, 12 आता है, और 12 6 जार 12 9 जार कितना आएगा, 12 6 जार 12 9 जार 12 6 जार 72, 12 9 जार 108 हो गया। और 120 कैसे बांटा, 60 60, काम खत्म, 60 60 हो गया ना। कई लोग कहते हैं नहीं सर मेरे को तो इंडिविजुअली कॉस्ट सेंटर का भी देखना है, कॉस्ट सेंटर वाइज कितना कितना लगेगा तभी तो पूरी तरह पता चलेगा किस कॉस्ट सेंटर पे कितना इंसिनरेटर चला, कितनी कॉस्ट लगी। मैंने कहा वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे यहां पे 6 किलो है जिसमें 231 था, तो इस रेशियो में बांट दीजिए, 72 को 231 में बांट दीजिए, याद है। आपने का 9 किलो था 225, तो कैसे बांट देंगे, आपने का 108 को 225 में बांट दीजिए, आगे
इसमें क्या सोचना, इसमें तो तीनों इक्वली जाएंगे क्योंकि उसने कहा था इक्वली, तो आपने कोई बात नहीं, मतलब सीधी बात है। 180 को आपने ग्रेड और ग्रेड बी में बांटा कि कितना कितना किसके ऊपर चला, किस किस इंसिनेटर पे कितना कितना कॉस्ट, किस कॉस्ट सेंटर पे कितना चला। बेटर रहेगा आप डिटेल एनालिसिस करें, लेकिन आप डायरेक्ट भी कराएंगे शॉर्ट टाइम, अगर कम है टाइम तो चल जाना चाहिए, लेकिन डिटेल करके आएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो 180 को आपने इन दोनों के बीच में बांटा, फिर आपने CC1 CC2 CC3 के बीच में बांट गया, आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट पड़ी 72,108 किसकी, 180 की, और 60 120 की, दोनों का देखिए 72 प्लस 60 कितना होता है, आपने कहा 132, तो यहां आपने डाल दी 132, और 108 और 60 ये कितना होता है 168, आपने बी पे डाल दी। तो आपने कहा अरे सर ये तो बी पे ज्यादा कॉस्ट लगी ए के कंपैरिजन में, मैंने कहा बिल्कुल ए के कंपैरिजन में बी पे कॉस्ट ज्यादा ही लगनी चाहिए। आपने कहा क्यों सर, ज्यादा क्यों लगनी चाहिए बी पे, मैंने कहा ज्यादा इंसिनेटर भी तो इसलिए चलवाया है भाई, 15 था ना, 15 किलो उसके ऊपर यूज हुआ था, उसमें 9 किलो यूज हुआ था इंसिनेटर में, तो जिसपे ज्यादा यूज हो रहा है उसको पर ज्यादा खर्चा डालो, सीधी बात है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो यही एनालाइज कर रही थी कि यार ज्यादा खर्चा किसकी वजह से हो रहा है, तो आपने कहा अच्छा, तो यहां पे हमने बेसिकली यही एनालिसिस लिखना है कि यहां पे एक जगह आपने कहा कि सर कितने टन लग रहे हैं, 6 टन बर्न हो रहा है, एक जगह 9 टन, तो नेचुरल सी बात है खर्चा भी तो ज्यादा डलना चाहिए 9 टन के हिसाब से, तो आप ये कहेंगे इंसिनेटर की कॉस्ट को मोर लॉजिकल वे में बांटना सही है। और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट आया, देखो यहां पे देखो, आपने जब प्रॉफिट निकाला था 30 और 30 आया था दोनों का, जबकि यहां पे कितना आया, आपने कहा प्रॉफिट आया 48 और 12, परसेंटेज कितना बदल गया प्रॉफिट का। तो आपने कहा कि सर देखो यहां पे और यहां पे काफी बदल गई कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब हमें दिख रहा है कि यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है या कम है या किस तरीके से है, तो मुझे मालूम है जहां पे इंसिनेटर जिस ग्रेड पे ज्यादा चल रहा है, जैसे मैं 30 की जगह 20 रुपए कमा रहा हूं, तो आप कहोगे यार मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि यार मेरे को ग्रेड बी पे कुछ ना कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। वो कैसे करें, बेटर क्वालिटी की चीज बनाएं, आपने कहा वेस्ट कम करें, सस्टेनेबल प्रोसेसेस लेके आए, ऐसी प्रोसेस लेके आए जिसके अंदर इंसिनेटर का यूज कम हो, अपने आप मेरा खर्चा कम हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह रिड्यूस करें, अपने आप मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो मिस्टर पंचाल के ओपिनियन एकदम सही है, और आप यही 3-4 पॉइंट लिख देंगे कि हमारे को एबीसी क्यों फायदा कर रहा है, क्योंकि वो बेटर कॉस्ट कैलकुलेशन निकाल रहा है। आप कहोगे कि सर वो करंटली जो करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उस पर ज्यादा कमा के दे रहा है, सही प्राइस निकाल के आप उसको ज्यादा अच्छे से कूप कर पा रहे हो, प्राइस को ज्यादा अच्छे से बेनिफिट में चल रहे हो। आपने कहा कार्बन फुटप्रिंट कम है और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी सही दिखाई दे रही है इसकी वजह से। ये थी आपकी केस स्टडी 1। इसी के साथ आपकी केस स्टडी 1 फिनिश हो गई। अब मैं आ रहा हूं केस स्टडी 2 पे, ठीक है। इसको अगर करना हो आपको मेरी एडवाइस है कि आप एक बार क्वेश्चन 8 मैंने दिखाया ना वो कर लेना, इसके बाद ही आराम से हो जाएगा। अब केस स्टडी 2 कैसे है, ये भी बहुत आसान केस स्टडी है। 1 मिनट, इसके अंदर बस क्वेश्चन ज्यादा है तो हम लोग इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे इस लेटर को, क्योंकि इस लेटर में काफी ब्रीफ दिया हुआ है, पूरी बात बोल दी उसने। क्या बोला, गैसप्रो इंडिया लिमिटेड, आवर मेन सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस, प्लान्स टू सेटअप लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का वो सेटअप करना चाह रहा है फैसिलिटी एट गोपालपुर। हमें पता चला GIL जो हमारा मेन सप्लायर है, अरे वो तो गोपालपुर पे प्लांट लगा रहा है LNG का, मेरे को तो LNG चाहिए होती है। आवर क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट इन ब्रह्मपुर ऑलरेडी रिसीव नेचुरल गैस सप्लायर फ्रॉम GIL's यूनिट इन पैराडीप उड़ीसा, ज्यादा दूरी पे नहीं है, 200 किलोमीटर होगा। तो पैराडीप से अभी तक हम ले ही रहे थे, ब्रह्मपुर हमारा छोटा प्लांट था लेकिन हम ले रहे थे, क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट ले रहा था उससे पैराडीप से। Now that GIL plans to set up its facility in Gopalpur, our ability to scale up operations on East Coast will become easier. अब हम ईस्टर्न इंडिया के अंदर खूब ज्यादा अच्छे से अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं
आसानी से कर सकते हैं स्केल अप। वी हैव मेड सिग्निफिकेंट मार्केट पेनिट्रेशन फॉर आवर क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स इन उड़ीसा एंड नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हमने पहले ही काफी मार्केट पेनिट्रेट कर लिया, कहां पे? उड़ीसा में और नॉर्दर्न बेल्ट में आंध्र प्रदेश में। अच्छा, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं, खूब अच्छे से मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत स्कोप है यहां पे। आई प्लान टू स्टार्ट बिगर अब विथ कैपेसिटी ऑफ दिस मच इन गोपालपुर। उसने सोचा, मैं जो रवि है एमडी, उसने कहा मैं तो प्लान कर रहा हूं, क्यों ना यार गोपाल क्रॉप यूनिट वाले हेड को बोला एक काम करते हैं ना, गोपालपुर पे ही पूरा प्लान खोल लेते हैं, वो तो वैसे भी छोटा सा है ब्रह्मपुर वाला, उसको बंद कर देते हैं, गोपालपुर पे चालू कर लेते हैं बड़ा सा। दिस यूनिट विल एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स ओनली, और ये सिर्फ फर्टिलाइजर बनाएगा। Since this will be our biggest ventures in fertilizer, the new facility in Gopalpur will be created as a separate entity. अब क्योंकि इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा पैसा वगैरह चाहिए, पूरी तरह ये फर्टिलाइजर्स पे ही फोकस कर रहा है, इसको एक अलग एंटिटी बना देते हैं, एक नई कंपनी बना देते हैं सब्सिडी टाइप। कहता है इट विल बी कंपनी दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीएफपीएल एंड ग्रीनस्पैन जीएमबीएच। तो इसके लिए मैंने प्लान किया, वो कहता रवि कि मैं ना एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है उसके साथ मैं टाई अप कर लेता हूं, वो बहुत रेप्यूटेड फर्टिलाइजर कंपनी है जर्मनी में, उसके साथ टाई अप कर लूंगा, दोनों मिलके एक नई बड़ी कंपनी यहां पे बना लेंगे। Greenspan GmbH can provide technical assistance to develop energy efficient modern manufacturing techniques. This will enable CYPL to achieve scale of production that is required to benefit the cost economies of scale. इससे हमें फायदा भी होगा, कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, बड़े लेवल पे काम करेंगे इकोनॉमीज के चक्कर में, मतलब दोनों मिलकर साथ में करेंगे, बहुत काम मिलेगा। The profitability of this unit will be driven significantly by cost efficiencies due to economies of scale that will be achieved by operation at large scale. आपने कहा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट इकोनॉमीज हो जाएगी, हम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे। और हम क्या करेंगे, ब्रह्मपुर की फैसिलिटी को बंद करेंगे। यार क्या करेंगे इसकी फैसिलिटी को, सारा का सारा यहां शिफ्ट करो। चलो, तो हमने कहा कि यार देखो जो ब्रह्मपुर की फैसिलिटी है ना, उससे कुछ मशीन उठा के यहां डाल देते हैं। हमारे पास पहले से मशीन यूज्ड है तो सेकेंड हैंड हो गई वो। आपने कहा वो अराउंड 45 करोड़ की उसकी वैल्यू होगी। टोटल प्लांट जो मेरे को रिक्वायर्ड है उसकी 15% कैपेसिटी वो फुलफिल कर देगा। वो जो मशीन उठा के वहां से लाएंगे वो मशीन पूरे प्लांट की 15% कैपेसिटी को फुलफिल कर देगा, लेकिन और भी चाहिए। हमने ग्रीनस्पैन से बात की, वो कह रहा है कि देखो जी तुम चिंता ना करो, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखती है। आपने कहा कि सर इस तरीके की इंडिया या कहीं पे भी मिलती नहीं है आसानी से, मैं वो उठा लाऊंगा, यहां पे लगा दूंगा, वो इंपोर्ट कर दूंगा उन मशीन्स को, वो अराउंड 120 करोड़ की होगी और पूरे टोटल प्लांट की 40% कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। तो 15% हम लगा देंगे टोटल प्लांट की कैपेसिटी का और 40% वो लगा देगा। अच्छा, हमने हमारी बात चली रही है क्या, 100 करोड़ की जमीन खरीदने की गोपालपुर में। बहुत नेस्केंट स्टेज पे है, लेकिन टैक्सेशन एंगल वगैरह देख रहे हैं, नेस्केंट स्टेज पे, लेकिन बात चल रही है। ये हमने उसने लेटर लिखा था। अब आ जाए CYPL, जो कि अब ये बना रहे हैं। CYPL किसने बनाई? CYPL इन्होंने ही एक ज्वाइंट वेंचर में बनाई है CYPL। अब देखिए DFPL की ही है CYPL। अब CYPL ने पूरी कहानी तो मैंने आपको बता ही दी, इनके साथ मिलके नई कंपनी एस्टेब्लिश कर दी। अब और इसके बारे में हम यहां पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम जब ये नई एस्टेब्लिश कर रहे थे तो ब्रह्मपुर वालों ने कहा यार, हम लेबर ने कहा हमारा क्या होगा। हमने कहा यार तुम सिर्फ 112 लोग हो, कहां लिखे अभी पढ़वाऊंगा, तुम सिर्फ 112 लोग हो, जस्ट 112। तुम एक काम करो, पास में ही तो है, 100-200 किलोमीटर यहां से, ब्रह्मपुर से गोपालपुर, तुम शिफ्ट हो जाओ ना, वहां काम कर लो, तुम्हारे को मैं रेज दे दूंगा। इन लोगों ने इन्होंने कहा कि 5% हम तुम्हें रेज दे देंगे, CYPL में तुम काम करो, वहां बैठ के क्या दिक्कत है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। इनकी जो ट्रेड यूनियन थी उन्होंने कहा यार हम मानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सही है, आपकी बात भी हमें समझ में आ रही है, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है यहां पे हमारी फैमिली रहती है, हम यहां से वहां शिफ्ट होंगे, इतनी दूर जाएंगे भी फैमिली को यहां छोड़ के, क्योंकि स्कूलिंग वगैरह है बच्चों की।
तो सर 5% बहुत कम है, एटलीस्ट 15% तो दीजिए। उन्होंने एक रीजन भी दिया, उन्होंने कहा कि देखो अगर आप 5% की जगह 15% दोगे तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे टोटल मिला के 5000 एम्प्लॉइज है, हमारे यहां तो 112 है, टोटल मिला के 5000 एम्प्लॉइज है, उन सबके दिमाग में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। वो लोग कहेंगे हाँ ये लोग बहुत अच्छे से एम्प्लॉइज को ट्रीट करते हैं, एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। नहीं तो क्या पता डिससेटिस्फैक्शन आए उन लोगों के बीच में, और वो आपके लिए भी दिक्कत कर सकती है। मीठी उन्होंने धमकी दी। बात तो सही थी, बात तो एकदम सही थी। आपने कहा कि सर अब ये लोग सेवेरेंस पे दे रहे हैं, ऑप्शन दे रखा है, और उन्होंने कहा या तो वहां पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, अच्छा साथ में एक प्रॉब्लम आई, जो वहां पे हम गोपालपुर शिफ्ट हो रहे हैं, गोपालपुर में जगह ले रहे हैं, तो गोपालपुर के लोगों को हल्ला काटना शुरू कर दिया उन्होंने कि यहां फर्टिलाइजर की फैक्ट्री नहीं बनेगी, तुम यहां फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बना दोगे तो यार यहां पे हमारा प्लानेट खराब हो जाएगा, क्यों हमारी लैंड खराब हो जाएगी, हमारा सब कुछ अमोनिया आ जाएगा, सब जगह हमारे को दिक्कत हो जाएगी। एक अलग परेशानी। अगर ऐसा करते हैं तो आप कहेंगे यार ऐसा, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो अब क्या करें? अगर यहां प्लांट नहीं लगाएंगे तो 600 किलोमीटर दूर प्लांट लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको भी शांत करना पड़ेगा, इस सोसाइटी के लोगों को भी शांत करना पड़ेगा। कहेंगे कि देखो तुम्हारे को थोड़ी यहां एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, तुम्हारा यहां प्रोग्रेस भी होगा, ये सब इस बारे में लिखा हुआ है यहां पे। तुम्हारे यहाँ पे प्रोग्रेस भी होगी, नेचुरल सी बात है, तुम्हारे लोग यहाँ पे काम करेंगे, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहां से गुड्स फेंकेंगे, यहां से तुम 50 सप्लायर्स से हम चीज लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे गोपालपुर में क्या बोला गया है कि गोपालपुर के सप्लायर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप अभी शुरुआती स्टेज पे हो, नेसेंट स्टेज पे हो, और आप बहुत कम सामान खरीद रहे हो, तो वो ज्यादा आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है। जैसे नॉर्मल बायर्स होते हैं वैसे ही आप उनके लिए बायर हो, आप उनके लिए कोई स्पेशल नहीं हो, ना उनको आप में इंटरेस्ट है ना किसी तरीके से कुछ। आप आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ। लेकिन आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो बड़े खुश हुए हैं। अब शेयर होल्डर्स के साथ एक परेशानी है कि यार वो बहुत छोटे लेवल के शेयर होल्डर्स हैं, किसी के पास भी 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, तो वैसे टिपिकली वो इंटरेस्ट नहीं लेते किसी भी चीज में कि बोर्ड मीटिंग में भी क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही इस बारे में बात हुई तो सारे शेयर होल्डर्स बहुत एक्साइटेड हो गए और जानना चाह रहे थे कि कैसे क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ना है। ये भी लिखा है कि शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं, दिखा देता हूं। या आपस में जब मेल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप पढ़ोगे ना, तो पावर, इंटरेस्ट, इसके बारे में, मतलब मैंडलर्स मैट्रिक्स के बारे में पूरी बात बोलिए। देखिए 2% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग, 112 एम्प्लॉइज। इसके बाद एक परेशानी आ गई। परेशानी क्या हुई? हमने किसी तरह वहां के लोगों को समझा लिया, मना लिया, सब कुछ हो गया, काम शुरू किया। लेकिन काम शुरू करते ही दिक्कत क्या हुई? जीआईएल के भरोसे वहां गए थे, जीआईएल की गैस पाइपलाइन में गैस लीक हो गई। अब आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह कितनी दिक्कत हुई थी, और इसमें कुछ लोग मर भी गए। सेफ्टी पर्पस के लिए जीआईएल को मजबूरन पूरी पाइपलाइन सारी बंद करनी पड़ी, किसी को कुछ नहीं दे रहे हो। हम भी फंस गए, हम भी फंस गए। साथ में कौन फंस गया हमारे साथ साथ? जर्मनी वाला। क्यों जर्मनी वाला क्यों फंस गया यार? उसने भी तो इतने पैसे लगा दिए थे, वो बेचारा इंडियन मार्केट में आया था, उसने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इंडियन मार्केट में घुसा था वो। अब कुछ भी गड़बड़ होती है तो जर्मनी की गवर्नमेंट तो उसकी जान ले लेगी। फॉरेक्स डिपार्टमेंट वगैरह सब, इंडियन गवर्नमेंट ही तो खुश है कि हमारे पास एफडीआई आ रहा है, मेक इन इंडिया इंप्रूव हो रहा है। अब यहां तो गैस की सप्लाई नहीं आ रही, वो क्या करे बेचारा? इतने पैसे लगा दिए, प्लांट भेज दिए, सब कुछ कर दिया। इन्होंने कहा सितंबर, जनवरी में हमने शुरू करा काम, सितंबर में फायर भी ब्रोक आउट हो गई थी गैस लीकेज के चक्कर में, और दिक्कत आ गई। हमें मजबूरन क्या करना पड़ा? अक्टूबर में हमने एनजीएसएल के साथ
एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 5 साल का तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम सप्लाई करो गैस। अब क्योंकि गोपालपुर डिस्टेंट एरिया था, वहां पे अभी इंडस्ट्रियल हब नहीं था, सिर्फ एनजीएसएल ही रेडी हुआ देने के लिए और कोई रेडी नहीं हुआ, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। सारे सप्लायर ने कहा तुम तो छोटे मोटे हो, तुम्हारे को कौन देगा, क्योंकि हमने अभी तक बड़े काम पे लेवल पे काम ही नहीं किया था, कोई सप्लायर हमको मान ही नहीं देता बड़ी चीज। और गैस पाइपलाइन कहीं अवेलेबल नहीं थी किसी के पास, सिर्फ एनजीएसएल के पास थी, वो भी वापस पैराडीप से लेनी पड़ी जहां पे हम पहले थे, फंस गए। अब हमने क्या किया, इससे लिया, बहुत थोड़े थोड़े लेवल पे काम करना शुरू किया, बहुत मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे, अनसर्टेनिटी थी कि गोइंग कंसर्न भी रहेंगे या नहीं, बहुत दिक्कत वाली चीज चल रही थी। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया सीवाईपीएल का, उसने काफी मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, बड़ा सही आदमी था। उसने क्या किया, उसने सबको समझाया कि देखो देखो चिंता ना करो, सब अच्छा हो जाएगा, मैं करा के दिखाता हूं। और उसने कुछ चीजें भी समझाई जिसकी वजह से काम चला, भी समझाऊंगा क्या क्या। रमाकांत का आपने कहा कि सर इधर रमाकांत बाबू संभाल रहे थे, अब हुआ क्या, 2-3 साल निकल गए, अराउंड 2.5 साल निकल गए। 2.5 साल बाद जीआईएल का की पाइपलाइन रेस्टोर हो गई। क्योंकि जीआईएल की पाइपलाइन रेस्टोर हो गई, हमने उसको एनजीएसएल को कहा कि भाई आप एग्जिट हम करना चाहते हैं आपके साथ एग्रीमेंट, 15 करोड़ रुपए ले लीजिए, हम आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं और आपको टर्मिनेट करने के 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वैसे तो लॉजिकली उसको पैरेलली रखना था, किसी तरह इस सप्लायर को बना के, चाहे बहुत कम लेता रहता, लेकिन उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। आप कहते हैं कि जीआईएल के साथ हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि हम फिर से स्केल अप कर सकें और अब बड़ा हो सके, अभी तक तुम बड़े ही नहीं थे। अब हमारे पास कुछ लेटर वेटर दिए हुए हैं कि यार, पहला लेटर है कि जो यूनियन लीडर है ब्रह्मपुर का, उनकी छोटी सी तो यूनियन है 112 लोगों की, बाकी पूरी कंपनी की तो 5,000 एम्प्लॉइज हैं, इसके तो सिर्फ 112 थे। उसमें से भी 2 लोगों ने कहा हम नहीं शिफ्ट करेंगे, वो 110 ही तो रेडी है, 110 ही तो रेडी है शिफ्ट होने के लिए गोपालपुर, बाकी तो कह रहे हैं, 2 लोगों ने कहा हम नहीं कर रहे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारे को पैसे दे दो, सिवेरेंस पे दे दो। ये लोग कह रहे हैं 15% बढ़ाओ, हम लोग दे रहे हैं 5%। रविकांत जी, रमाकांत जी। अब आगे ये अपने मतलब का नहीं है, आगे पेज 24 पे, पेज 24 पे आ गया मैं। अब रमाकांत जी ने एक बोर्ड मीटिंग वगैरह की, उसके अंदर बड़े अच्छी बातें बोली, वो बताया गया, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बातें हुई उसके मिनट्स दे रखे, मिनट्स के एक्सट्रैक्ट्स दे रखे। उन्होंने कुछ ये बताया कि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है, लिक्विडिटी वगैरह के बारे में, कितना लिक्विडिटी है, और हम चाहते हैं कि कम से कम ब्रेक इवन रीच कर जाए जब तक जीआईएल वापस ना हो। तो ये उस पीरियड क्या है जब तक जीआईएल ने हमें गैस नहीं दी थी, उस समय की है 2026, क्योंकि 2028 में हमारे पास जीआईएल ने वापस चालू किया था, 2026 की बात चल रही है। इसमें अल्टमन जी स्कोर या जेड स्कोर कैलकुलेट करना है। और उस समय कैसे इन्होंने डील किया था, उन्होंने उस समय समझाया था कि देखो हम मार्केट की शॉर्टेज को डील कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम स्केल अप करें, ऑल्दो हमारे पास गैस बहुत कम आ रही है, लेकिन कैसे हम कितने अच्छे से तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया था कि देखो आरएफआईडी इंप्लीमेंट करें ताकि ट्रेसिबिलिटी इंप्रूव हो सके, लोगों को पता चल सके कि सीवाईपीएल अलग है कॉम्पिटिटर से। डिजिटल सेल्स पे फोकस कराया, डायरेक्ट सेल्स अप्रोच पे फोकस कराया, सोशल मीडिया, रेडियो, हर तरीके से ऐड कराए। उन्होंने कहा जब ये सीजन आता है, शॉर्टेज आती है डिमांड में, कैसे, हमारे पास मानता हूं कि शॉर्टेज है डिमांड की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो फार्मर्स हैं वो राबी और खारिफ के सीजन में उनकी डिमांड स्ट्रांग रहती है। इसके चक्कर में कई लोग ना घटिया क्वालिटी के नकली फर्टिलाइजर बेचना शुरू कर देते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा नाम ना खराब हो उनके चक्कर में, ठीक है।
लोगों को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना, इस तरीके की चीजों से बचने के लिए। तो इससे नेचुरल सी बात है 2-3 साल उनका काम चला, लेकिन मीनवाइल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आया था, हिट आया था, क्योंकि एनजीएसएल बहुत ज्यादा सप्लाई कर नहीं पा रहा था गैस, वो ज्यादा अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, एसेट तो बहुत थे, लेकिन आपने का ये इंपैक्ट है। अब ऑल्टमन जी स्कोर पढ़ेंगे तब ये इंपैक्ट भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल हेल्थ का, क्योंकि वो बताता है ना कि कितना फाइनेंशियल हेल्थ आपकी ठीक है, जिंदा भी बचोगे या नहीं। तो अब क्वेश्चंस के साथ आते हैं, फिर ऑल्टमन जी स्कोर का जब करेंगे, जेड स्कोर या जी स्कोर, तो हम फाइनेंशियल हेल्थ पे आते हैं। या चलो पढ़ ही लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऑल्टमन जेड स्कोर का है। मैं केस स्टडी 2 पे आ रहा हूं, उसके क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। क्वेश्चन 2.3, with reference to appropriate model calculate Altman Z score for C by PL. Using this model what can be your conclusion about C by PL's health status? कहता है appropriate model के थ्रू आप कैलकुलेट करिए Altman Z score C by PL के लिए, और क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं उसके हिसाब से। ये 4 कंक्लूजन में से Altman Z score के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैप्टर 8 देखना पड़ेगा दोस्तों। चैप्टर 8 के अंदर पेज 8.35 पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है ऑल्टमन जेड स्कोर का, ठीक है। वेट्स दे रखे हैं, मैं दोबारा नहीं करा रहा, यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने डाल रखा है ऑल्टमन जेड स्कोर या जी स्कोर का, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैंने कमेंट भी यहां पे डाले थे, बहुत डिटेल में कमेंट समझाए थे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर हमारा लेस देन 1.81 आता है स्कोर, तो हम डिस्ट्रेस होते हैं, बहुत सिचुएशन खराब चल रही होती है, हम हेड कर रहे होते हैं टुवर्ड्स बैंक्रप्सी, ग्रे में फंस रहे होते हैं, तो हमारे को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर 2.99 से ऊपर जा रहे हैं, जेड स्कोर हमारा जा रहा है, तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। तो आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, जरा देखते हैं। हमें जेड स्कोर निकालना है और ये देखना है कि क्या हम ग्रे एरिया में आ रहे हैं, क्या हम डिस्ट्रेस में हैं, क्या हम सेफ एरिया में, हम कहां हैं। तो आपने कहा कि सर देखते हैं जरा क्वेश्चन ने क्या बोला। कहते द फाइनेंशियल डिस्कशन हाईलाइटेड द की फाइनेंशियल रेशियोज दैट रिफ्लेक्ट सी बाय पीएल्स ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशियो स्टैंड्स एट 0.1, इंडिकेटिंग मॉडरेट लेवल ऑफ लिक्विडिटी। मीनिंग भी बता दिया कि वर्किंग कैपिटल जो है असेट के कंपैरिजन में सिर्फ 0.1 है, तो बहुत कम लिक्विडिटी है हमारे पास, मीडियम लेवल की लिक्विडिटी है। रिटेन्ड अर्निंग्स टू टोटल एसेट रेशियो इज दिस 0.0125। ये सजेस्ट क्या करता है कि हम जो रीइन्वेस्ट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, वो काफी लो है, लिमिटेड है। However, EBIT to total asset ratio is -0.2, मतलब प्रॉफिट नेगेटिव में है। आपने कहा अच्छा, पॉइंट्स टू अ कंसर्निंग नेगेटिव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नेगेटिव में है। ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट, द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू टोटल लाइबिलिटी रेशियो इज 4। बुक वैल्यू जो है वो लाइबिलिटी की टर्म्स में 4 टाइम्स है इक्विटी की। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजीशन रिलेटिव टू लाइबिलिटी, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नेचर है। कहता है विच शोकेस अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा खासा है। लास्टली द सेल्स टू टोटल एसेट रेशियो एट 0.1875 रिवील्स दैट कंपनीज एसेट टर्नओवर रेट। आपने कहा ये हमें को बताता है कि सेल्स विद रेस्पेक्ट टू एसेट इज वेरी लो, suggesting room of improvement in asset utilization to boost revenue generation। हमारे को फर्म की पूरी कहानी दे दी और हमें बता दिया मिस्टर फेलिक्स जो है चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव जो है ग्रीन जीएमबीए पे, ग्रीन जीएमबीएच पे, उन्होंने अल्टमन जी स्कोर लगाने को कहा है फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए। अब अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारा एक सेट फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें ये वाला नहीं लगाना, इसमें ना कई फॉर्मूलास थे। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया, समझाने के लिए, वो मैंने आपको बताया पब्लिकली हेल्ड कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे पहला उसमें मैंने कमेंट्स डाल रखे थे, बाकी में मैंने कमेंट नहीं डाले थे। तो मेरे को इसके लिए इसके रेलेवेंट फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। इसका रेलेवेंट फॉर्मूला कहां आएगा? प्राइवेट फर्म्स पे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है
तो आपको इस फॉर्मूला को लगाना होगा, ना कि वो जो पहले बताया था। मैंने आपको वो चीज सिर्फ रेफरेंस के लिए बताई थी और वो जरूरी भी था। आप भी समझते हैं कि सर वहां पे कमेंट्स डाल रखे थे, यहाँ कमेंट नहीं है। अगर मैं सीधा यहाँ पे आता आप कहते सर फिर, अब वहां पे तो मैंने कमेंट डाल रखे थे बुक में, यहां पे कमेंट नहीं डाल रखे। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हमें ग्रे एरिया वगैरह इसके हिसाब से देखना, उसके हिसाब से नहीं देखना, इसके हिसाब से। तो आपने कहा कि सर इसमें क्या है 1.23, 1.23 से 2.99 और 2.99 से अबव, डिस्ट्रेस, ग्रे एंड सेफ। सेम चीज है, एकदम सेम, बस अंतर क्या है, वो पब्लिक हेल्थ के लिए था और ये किसके लिए है। आपने कहा कि सर ये आपका प्राइवेट के लिए, ठीक है, एकदम सेम। ये वेट्स वगैरह किसने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। ये वेट्स वगैरह पहले से ऑल्टमैन ने बहुत सारी कंपनीज के हिसाब से एनालाइज कर रखे थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर ये वाला लगा देंगे, हमारे को क्या फर्क है। आपने कहा कि ठीक है सर जल्दी से देखिए अब कैसे है, ऑल्टमैन जी स्कोर हम यहां निकालने बैठे तो आप अगर देखिए जल्दी से 1.1 ये वेट मल्टीप्लाई कर दिया जल्दी से वेट्स, और हमारे पास सी स्कोर कितना आ गया 1.328। अब 1.328 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 1.328 ग्रे एरिया के बीच में आ रहा है। वो वाला मत लगा देना, वो सिर्फ समझाने के लिए था दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे मैंने कुछ मीनिंग नहीं लिखा हुआ ना, देखो खाली है, लेकिन वहां पे मीनिंग लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको समझाया जब था तो इसके हिसाब से समझा दिया था क्योंकि आसान था, ठीक है। उसमें पब्लिक के हिसाब से था, प्राइवेट के हिसाब से हमने कर दिया, ठीक है। जल्दी से देखते हैं आगे, ये आ गया तो ये ग्रे एरिया में फंस रहा है, ग्रे एरिया में फंस रहा है। तो आपने कहा कि अच्छा सर ग्रे एरिया के लिए यहां पे लिख देते हैं, आंसर कहां गया, क्वेश्चन ये रहा। तो आपने कहा कौन से में जाएगा, ये ग्रे एरिया, तो फर्स्ट वाला सही है। बहुत सिंपल था, है ना। किसी को डाउट हो ऑल्टमैन जी स्कोर आप कहां देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 2.4 जल्दी से देखते हैं किस तरीके से, देखिए which of the following will not be helpful in improving the long term sustainability of sales and EBIT of CYPL। कौन सा हेल्पफुल नहीं है, कौन सा हेल्पफुल नहीं है, नॉट हेल्पफुल। पहला, अंडरटेकिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस टू, एक मिनट, विल नॉट बी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग सेल्स एंड EBIT, ठीक है। आपने कहा कि सर देखिए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस तो हमेशा दिस विल नॉट बी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग लॉन्ग, हाँ बेटर रहती है, ठीक है। कंसंट्रेटिंग ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दैट कैन बिल्ड बेटर रेपुटेशन, ये भी बेटर रहता है। क्यों, हम प्रोडक्ट डिफरेंट करेंगे तभी तो सेल्स बढ़ेगी। Once GIL supply chain resume, there can be reliance on supply of natural gas from single source since GIL is a major source of natural gas within the country. Alternate suppliers of natural gas procurement would not be needed. लेकिन इसका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी से कोई फर्क नहीं आया ना, ये गलत है, ये गलत है। आप कहोगे हमें सेफर साइड के लिए हमेशा एक ऑल्टरनेट छोटा सप्लायर रखना चाहिए जैसे NSGL, मैंने उस समय भी कहा था आपसे कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, टैकल दी प्रॉब्लम ऑफ स्पूरियस फर्टिलाइजर्स, हाँ इसको तो टैकल करना ही चाहिए। अगर इसको टैकल नहीं करेंगे, ये लोग बदमाश हैं, घटिया क्वालिटी का बेच देते हैं, तो इससे भी अगर इनके ऊपर टैकल करेंगे तो हमारे पास एजुकेट करेंगे कस्टमर्स को, तो हमारे पास क्या होगा, लोग हमारे ज्यादा खरीदेंगे। ये भी हमारा हो गया, आपने का मतलब ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अच्छा, which of the following is the remuneration committee most likely not to consider as a part of Ramakant Bhushan's परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर ईयर 26-27। रेम्यूनरेशन कमेटी जो होगी, जब रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी, किसको कंसीडर नहीं करेगी, जब हम रमाकांत भूषण का परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे होंगे। किसको कंसीडर नहीं करेगी, किसको कंसीडर करेगी वो नहीं पूछ रहा, किसको कंसीडर नहीं करेगी। कहता है एन इंक्रीज इन सब्सिडी सपोर्ट, एन इंक्रीज इन सब्सिडी सपोर्ट under various government scheme effective 2026 September that contribute to improving government's company's financial health। तो गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे हैं हम, चलो आगे देखते हैं। implementation of RFID tags on products and initiating direct sales to farmers which results in higher sales volume and reduced distribution commission cost। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसको कंसीडर नहीं करेगी, RFID को तो करेगी क्योंकि इससे तो कॉस्ट बच रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लीडिंग नेगोशिएशंस टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद NSGL NGSL
ensuring that from April 28 GIL becomes the sole supplier of to NN supply। ये इसने गलत किया था, मैंने आपसे पहले कहा था, तो इसको कंसीडर नहीं करेगी और इसको नहीं करेगी। अगला देखें, spearheading negotiation to renew the contract with GIL, ensuring the resumption of natural gas supplies in April 28, enabling CYPL to scale up production। हाँ, इसको भी कंसीडर करेगी। तो आप कहेंगे कि सर देखो बहुत सीधी सी बात है, हमारा आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, इन दो चीजों को कंसीडर नहीं करेगी। सेकंड और फोर्थ के लिए तो उसने अच्छा काम किया, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम किया, तो उसको तो कंसीडर करेगी। अब गवर्नमेंट से ग्रांट ली वो कोई फायदा नहीं, सब्सिडी ली वो नहीं है, उससे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ा ना, गवर्नमेंट सब्सिडी से हमारा बिजनेस थोड़ी बढ़ा। ऐसे ही हमने एक सप्लायर, छोटे सप्लायर को हटा दिया, ये गलत किया उसने। फायदा तो उसने किया RFID लगा के, और आप कहोगे और CYPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, नहीं क्या बोला मैंने, RFID लगा के, और क्या बोल दिया मैंने, लीडिंग नेगोशिएटर, और CYPL के साथ रिन्यू करके कॉन्ट्रैक्ट उसने फायदा किया। यस, ये फायदा किया। NSGL करके उसने गलत किया था, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आए 2.6 पे, in September 2025 the immediate aftermath of pipeline accident, which of the following could have possibly incurred? Bargaining power of natural gas supplier increased since there was critical business need for raw material। yes, जो सप्लायर्स थे उनकी तो बार्गेनिंग पावर बढ़ी गई, क्योंकि अब कोई और सप्लायर था ही नहीं। गैस लीकेज के बाद कोई देने को तैयार ना, कोई हमारे को गैस देने को तैयार नहीं था, हम तो रोड पे आ गए थे। बिल्कुल सही बात है। बार्गेनिंग पावर ऑफ CYPL इंक्रीज, नहीं, ये थोड़ी इंक्रीज होगी, हमारी कहां से बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी गैस लीक के चक्कर में। GIL ने तो बंद कर दिया, हमारी गैस लीक के चक्कर में उसने बंद कर दिया, हम तो रोड पे आए बैठे हैं कि कहीं कोई गैस दे दे, तो बार्गेनिंग पावर तो बढ़ी गई उन सप्लायर की। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल गैस इंक्रीज सिंस इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई, नहीं, हमारे को कोई सब्सटीट्यूट के बारे में बताया नहीं था, थ्रेट कहां से आएगा। न्यू एंट्रेंट इंक्रीज, अरे नए एंट्रेंट कहां से, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है, सिर्फ ए आंसर होगा। इसके बाद 2.7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन DFPL and Greenspan GmbH decided to enter into joint venture from Gopalpur facility instead of pursuing a strategic alliance? हमने strategic alliance ना करके joint venture क्यों किया? ज्वाइंट वेंचर के फायदे ध्यान रखने हैं, उसके हिसाब से बोलना है। ज्वाइंट वेंचर अलाउ बोथ DFPL एंड ग्रीनस्पैन टू शेयर ओनरशिप, हाँ ओनरशिप शेयर होती है, एंड कंट्रोल द न्यू एंटिटी, यस ये होता है, एंड एंश्योरिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एट गोपालपुर फैसिलिटी, बिल्कुल ये तो होता है। अ ज्वाइंट वेंचर प्रोवाइड्स DFPL विद एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ग्रीनस्पैन GMP's फर्टिलाइजर पेटेंट एंड फॉर्मूलाज, नहीं वो तो आप कहोगे एक्सक्लूसिव नहीं होता, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी हो जाता। DFPL and Greenspan GmbH opted for a joint venture because it would give them more flexibility in managing and scaling the Gopalpur facilities operations independently without the need for shared decision making or governance structures। आपसे कहता है कि देखो, आपसे कहता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केल कर पाएंगे, शेयर डिसीजन की जरूरत नहीं होगी, ये गलत है। विदाउट द नीड, नहीं, शेयर डिसीजन मेकिंग ये गलत है, नीड होती है इसकी। अच्छा, जॉइंट वेंचर अलाउज DFPL टू मैन्युफैक्चर शेयर कंट्रोल एंड ओवर ऑपरेशंस एट गोपालपुर, बट नहीं, ग्रीनस्पैन का रोल क्यों रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये भी गलत है, तो फर्स्ट है आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मेंडलिस मैट्रिक्स, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, और उसके बाद आपका आंसर, आपका क्वेश्चन खत्म। आपसे कहता है इन हिज ऑफिस मिस्टर जीवन आस्क, मिस्टर जीवन ने क्या कहा अपने ऑफिस में, टू कैटेगराइज स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट इन द इश्यूज इफेक्टिंग गोपालपुर एंड ब्रह्मपुर फैसिलिटीज। योर टास्क आर एज फॉलोज, क्या टास्क है, एनालाइज द स्टेक होल्डर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस यूजिंग मेंडलोस मैट्रिक्स फॉर बोथ गोपालपुर एंड ब्रह्मपुर फैसिलिटी, दोनों के लिए बताइए, मेंडलोस मैट्रिक्स को लगाइए। एडवाइज CYPL on action plan to effectively manage these stakeholders based on your analysis। जो आपने एनालिसिस करेंगे मेंडलोस मैट्रिक्स का, उसके बेस पे स्टेक होल्डर का क्या आप कहेंगे प्लान है, प्लान होना चाहिए, एक्टिव प्लान, उसके हिसाब से एक्शन प्लान क्या होना चाहिए।
तो आप कहेंगे कि सर देखो, पहली बार मैंडलोस मैट्रिक्स के ऊपर आपको केस स्टडी दिखी होगी, मैं आपको बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सारे लेके चलते हैं सॉल्यूशन। देखो मैंडलोस मैट्रिक्स में क्या होता है आपको याद होगा, हमें यह देखना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है, किसका कम इंटरेस्ट है, किसकी ज्यादा पावर है, किसकी ज्यादा पावर है, किसकी लो पावर है। जिसका ज्यादा पावर हो, ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसको, वो की प्लेयर है, उसको मैनेज करना चाहिए बहुत ध्यान से। जिसके पास सिर्फ पावर हो, जैसे गवर्नमेंट वगैरह, लेकिन इंटरेस्ट कम हो, उसे हमारे काम में मतलब नहीं। जैसे जर्मनी की गवर्नमेंट, देखो यहां जर्मनी की गवर्नमेंट आएगी या इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर भी है और वो चाहती है मेक इन इंडिया के चक्कर में यहां पे पैसा लगे, तो उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, बहुत ध्यान से। लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट को सिर्फ सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उनके पास पावर है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है उनको। उनके काम, उनके देश में थोड़ी काम हो रहा है, देश काम तो हमारे इंडिया में हो रहा है। लो पावर हाई इंटरेस्ट, जैसे स्टाफ है ब्रह्मपुर वाला, 112 लोग, 110 रह जाएंगे, 2 तो छोड़ हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि अफेक्टेड पार्टीज तो वही है, इंटरेस्ट उनका बहुत है हमारे में। लो पावर लो इंटरेस्ट, जैसे सप्लायर जो गोपालपुर पे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, तुम लोग जरा सा काम दे रहे हो, उनके ऊपर दिमाग ना लगाओ, उनको बस नोटिस करते रहो और कुछ नहीं, कोई दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ना उनको इंटरेस्ट हमारे काम में, ना वो हमारा कुछ बिगाड़ सकते, पावर भी नहीं है। आपने कहा ठीक है, ये होती है मैंडलोस मैट्रिक्स। तो आपने कहा कि सर एक एक करके चलते हैं, कौन सा किस में आएगा, लाए करे। अगर मैं बात करूं सप्लायर्स, आप कहेंगे, अभी बात की सप्लायर ऑफ कंज्यूमर जो गोपालपुर पे है, वो बेकार है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे काम में, उनके पास कोई पावर नहीं है हमारे पे इंपैक्ट कर सके। आपने कहा ठीक है। दूसरा, जर्मनी की गवर्नमेंट, उनके पास पावर बहुत है, इंटरेस्ट कम है। ब्रह्मपुर की फैसिलिटी, उनके पास देखो पावर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 112 लोग हैं। हां, अगर हम सारी यूनियन को एक साथ जोड़ दें, उनके पास पावर हो जाएगी पूरी। जो डीएफपीएल है उसकी अगर यूनियन की बात करें, वो तो पावर भी होगी, उनका इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं सिर्फ वो ब्रह्मपुर की, उनका इंटरेस्ट तो है, उनके पास पावर नहीं। आगे गैसप्रो, गैसप्रो जो है जीआईएल, उसके पास भी इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए बहुत बड़े क्लाइंट है, लेकिन वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? उसका इंटरेस्ट मेरे में है, क्योंकि मैं उससे सारा काम ले रहा हूं, जीआईएल से मैं उससे सारी गैस ले रहा हूं इतने बड़े लेवल पे, तो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन पावर नहीं है। सेम हालत हमारे शेयर होल्डर्स की, क्योंकि वो सिर्फ 2% से ज्यादा किसी की भी शेयर होल्डिंग नहीं है, तो उनके पास पावर नहीं है। इंटरेस्ट सबका है कि यार काम, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, तो इंटरेस्ट सबका है। आपने कहा कि सर, ये आपने बताई दिया कि वेरियस लोकेशंस के पास रजिस्टर्ड, उनके पास कैसे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है? आपने कहा कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर भी है, इंटरेस्ट भी है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो पावर है, हमारी कंपनी पे इंपैक्ट आ सकता है उससे। और नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो हमारी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स है, उनका इंटरेस्ट है, काम आगे बढ़ेगा, उनकी भी सैलरी वगैरह बढ़ेगी। सेम चीज ग्रीनस्पैन वाले के साथ है, उसके पास, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर है, ज्वाइंट वेंचर के अंदर है हमारा पार्टनर, तो उसका भी सेम है। इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसके पास पावर नहीं है, पावर है, इंटरेस्ट भी है, पावर भी है, क्योंकि उनको एफडीआई आ रहा है। ठीक है। आपने कहा शेयर होल्डर ग्रीनस्पैन का, उनके पास आप कहोगे पावर भी है और इंटरेस्ट भी है। हमारे शेयर होल्डर के पास तो सिर्फ 2% है, उनके पास तो पूरा पूरा है, तो उनके पास पावर भी है, हमारे पास पावर नहीं थी, क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर सिर्फ 2% मैक्सिमम थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो उनके पास पावर भी है, इंटरेस्ट भी है। ठीक है। तो आपको ये भी पता है किसको मॉनिटर करना है, किसको क्या करना है, मैंने भी बता दिया, किसको कीप इन्फॉर्म रखना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको इसके बेस पे आपसे कहता है क्या, लास्ट पार्ट बोला था कि सबको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है, ये चीज सेकंड बी पार्ट में लिखनी थी। तो आप जितना लिख सकते हैं उतना बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं आपको पूरी ये कथा लिखनी है, ठीक है। इतनी लंबी कथा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना समझ में आता है उतना लिखिए, ऐसा कोई नहीं कि सारी बात लिखें। लेकिन मैंडलोस मैट्रिक्स क्या है वो पूरा समझाइए, डिटेल में समझाइए, कोशिश करिए जितने ज्यादा अच्छे से अच्छा आप ये मैट्रिक्स बना सकते हैं और लिंक कर सकते हैं वो करिए। आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। विद दिस, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।